आदाब, मैं मोहम्मद अमजद अली। प्राइम टाइम में आपका खैर मकदम है। नाज़रीन किराम, मुल्क हिंदुस्तान में जो जमहूरियत चल रही है, जमहूरियत का हक अदा नहीं हो पा रहा है। वजह ये कि अवाम को ताकत बनने नहीं दिया जा रहा है, बल्कि अवाम को कमज़ोर करके रख दिया गया है। अवाम को कमज़ोर करने के लिए जो हथियार का इस्तेमाल किया जा रहा है, उनमें से सबसे अहम हथियार है रिलीजियस पोलराइजेशन, यानी कि मज़हब की बुनियाद पर अलग थलग कर दो, तफरक़ा पैदा कर दो, ताकि लोग एक दूसरे से लड़ते रहें और ये सियासतदान एक के बाद दीगरे हुकूमत में आते जाएं, मुल्क को लूटते जाएं, कंगाल कर दें और जो है अपनी अपनी जायदादें बना लें और मज़े से ज़िंदगी गुजारें। इस किस्म का मॉडल चल रहा है। इस मॉडल को चैलेंज करने के लिए एक पार्टी आई है, वो पार्टी अपना काम कर रही है। अब आगे देखिए वो पार्टी कितने कामयाब होती है। बहरहाल हम पॉलिटिक्स से ज़्यादा रिलीजियस पोलराइजेशन, यानी कि मजहबी बुनियाद पर जो तफरक़ा पैदा किया जा रहा है, इस ताल्लुक़ से हम आज गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं आम आदमी पार्टी के तेलंगाना तर्जुमान जनाब महमूद अली सुल्तानाबादी साहब। अब फ़िलवक्त वो इंग्लैंड में तशरीफ़ रखते हैं, हमारे साथ जुड़े हैं। आइए हम उनका खैर मकदम करते हैं। महमूद अली साहब, आपका बीबीएन चैनल पर खैर मकदम है। अस्सलामु अलैकुम। जी वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जिस तरह से मैंने बोलने की कोशिश की शुरू में कि किस तरह से आवाम को तोड़कर रख दिया गया है, इस बारे में आप क्या कहेंगे? कोई भी मुद्दा जब हम बात करना चाहते हैं तो पहले हम कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिखा हुआ है, कॉन्स्टिट्यूशन का जो बुनियादी ढांचा जो है, इसके जिम्मेदार कौन है। अगर शहरी की जिम्मेदारी, शहरियों की जिम्मेदारी सही नहीं है, अगर वो शहरी ये हमारा नहीं है बल्कि समझे, तो इसका असर कितना रहता लोगों पे, ये देखना बहुत जरूरी है। क्योंकि हम सबको मालूम है, रिसेंटली 26 नवंबर को 1950 में जो आइन अडॉप्ट हुआ था, तो ये चीज को नजर में रखते हुए क्या राइट्स हमको दिए गए कानूनी तौर पे, इसमें जो रिलीजियस पोलराइजेशन है, इसका क्या रोल है, जी। आइन क्या बोल रहा है, इसको बहुत समझना बहुत जरूरी है। क्योंकि देखिए, जब इलेक्शन होते तो इलेक्शन करवाने वाले कौन है? सीईसी है। ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर, चीफ इलेक्शन कमिश्नर है। जी। ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर को कौन इलेक्ट करते? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। जी। और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को कौन इलेक्ट करते? लेजिस्लेचर। राइट। ठीक है। ये लेजिस्लेचर कौन है? आवाम के चुनिंदा, आवाम के चुने गए नुमाइंदे। बराबर। जब आवाम के चुने गए जो भी नुमाइंदे हैं, इन लोग आइन के साथ ओत लेने के बाद अगर इसके साथ खिलवाड़ करे, ओत लेने के बाद, कसम खाने के बाद इसका मजाक उड़ाए, इसमें जो चीजें हैं उसके खिलाफ अगर चले गए, तो इनको कौन सही करना चाहिए? इसके जिम्मेदार कौन है? आइन क्या बोल रहा है एक्चुअली? यहां पर हमारे पास कोलिजियम एक सिस्टम है। कोलिजियम सिस्टम को इसलिए लाए कि ये जो पार्लियामेंट की मनमानी जो चल रही, ये पार्लियामेंट की मनमानी को रोकने के लिए कोलिजियम लाए। तो चीफ जस्टिस क्या करते? अपॉइंट करते, जजेस को अपॉइंट करके जो जिनको जो करना है, जिनको जो असाइन करना है काम, उस हिसाब से कहे कि ये कोलिजियम लेके आगे लेके जाते। अब बात क्या है, ये देखना ये है कि
ये जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, सीनियर मोस्ट जजेस के साथ डिसाइड करने के लिए, अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस को अपेक्स कोर्ट के लिए, ये सब चीजें किस लिए कर रहे? एक तरफ रिक्रूटमेंट ऑफ इलेक्शन कमीशन सीईसी करता, चीफ इलेक्शन कमिश्नर करता। जी। अगर चीफ इलेक्शन कमिश्नर सही नहीं है तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया सही रहता क्या? नहीं, नहीं हो सकता। ठीक है, तो इसमें ऑटोनॉम इंडिपेंडेंस होना जरूरी है। रिलीजियस पोलराइजेशन को अगर रोकना है तो पहले यहां पर टाइट करना बहुत जरूरी है जी। अगर यहां पर टाइट नहीं हुआ तो बर्बादी की तरफ चले जाता देश। बिल्कुल। तो अब सोचना ये है, हम 26 जनवरी नवंबर को क्या सोचते हैं, कमेमोरेशन, इसको लॉ डे बोल के बोलते हैं हम, कानून का डे है ये, राइट। ठीक है। अब इसके हिसाब से हम एक चीज देखना बहुत जरूरी है। जी। हमारे जो ड्राफ्ट कमेटी के चेयरमैन कॉन्स्टिट्यूशन के डॉक्टर अंबेडकर साहब जो थे, उनको हम समझना और उनकी शख्सियत को समझना बहुत जरूरी है। देखिए, ये बहुत एक माहिर इंसान थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ये माहिर इंसान को कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में एंटर नहीं हुए जैसा ये लोग कोशिश करें। कोशिश करने के बाद इनके पास कोई ड्राफ्ट कमेटी को चलाने वाला, लिखने वाला कोई नहीं था। ड्राफ्ट कमेटी तो बना लिए, लेकिन ड्राफ्ट कमेटी इनके पास इतनी काबिलियत नहीं थी। तो ये लोग क्या करे, सीधा सब ग्रुप मेंबर्स मिलके जेनिफर बोल के कैम्ब्रिज का, जो श्रीलंका और इसका कौन सा मलेशिया का कॉन्स्टिट्यूशन लिखा था। अच्छा। ये जो जेनिफर था, ये जेनिफर क्या बोला, ये लोग को जाने के बाद ये लोग जाके जेनिफर को मिले, तो आप लोग मेरे पास क्यों आए? हिंदुस्तान में एक बहुत बड़ी शख्सियत है, आपको नहीं मालूम है क्या? बोल के पूछता। अच्छा। वो कौन है? बल्कि बोलता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर है, मेरे से भी अच्छे हैं, उनसे जाके लिखा लो, बोल के बोलते हैं। जब अच्छा। आके भीमराव अंबेडकर को ये लोग मिलते हैं, तब तक भीमराव अंबेडकर को छोटी नजर से देखते हैं। अब बात ये है, ये कहानी इसलिए बोलना पड़ रहा, जरूरी है यहां पर बोलना, क्योंकि बाद में आप बात समझ जाते हैं। हमारे जो भी व्यूअर्स हैं उनको समझना बहुत जरूरी है ये। बिल्कुल। जब भीमराव अंबेडकर को कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में एंटर होना है तो वो इलेक्ट होके आना पड़ता। राइट। तो उनको इलेक्ट करने के वास्ते कोई भी बाहर नहीं है। तो अच्छा। जब मुस्लिम लीग सामने आती कलकत्ता से, हम आपको लड़ाएंगे, हम जिताएंगे, आप हमारे पास आओ बोल के, वैसे वो लोग विद द हेल्प ऑफ मुस्लिम लीग वहां से चुने जाते और कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में आने के बाद जब उनको एंटर होने का चांस मिलता कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली जी। इस तरीके से एक ड्राफ्ट कमेटी का जो चेयरमैन बना, इतने बड़ी शख्सियत को नजरअंदाज किए। हम और आप कौन है, इनकी मनमानी कितनी चल रही बोलते, सो आप अंदाजा लगाइए। ये अंदाजा लगाने के वास्ते बता रहा हूं मैं आपको। बिल्कुल, यानी कि आजादी से लेकर अब तक वही चल रहा है। वही चल रहा है। तो अब यहाँ पे जस्टिस होना जरूरी है या नहीं? बहुत जरूरी है। जस्ट होना जरूरी है या नहीं? अदल होना है ना? बगैर अदल के क्या ये ढांचा सही हो सकता? क्या नहीं हो सकता। अब अपने को सोचना ये है कि मुसलमानों के साथ मनमानी क्यों हो रही है? रिलीजियस पोलराइजेशन में तो मुसलमानों को नजरअंदाज करना। आखिर मुसलमान कितने हैं, ये बात होना जरूरी है। पॉपुलेशन के हिसाब से अब 140 करोड़ है पूरे टोटल पॉपुलेशन। 120 इतने पॉपुलेशन में ये 20 करोड़ तो पार कर लिए लोग पॉपुलेशन के हिसाब से। लेकिन हायर एजुकेशन में इनकी तादाद कितनी है? 2.1% है।
ये रिसेंट जो है उसका हिसाब मैं आपको बता रहा हूं मैं जी। और लेजिस्लेटर्स कितने हैं? 547 लेजिस्लेचर टोटल पार्लियामेंट के हैं, राइट। जिसमें 547 लेजिस्लेचर्स में आज मुसलमान सिर्फ 47 लेजिस्लेटर्स हैं। जी। कितना होना चाहिए था प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन? 74 होना चाहिए था, ये जो इनके पॉपुलेशन के हिसाब से। जी। ठीक है, तो हायर एजुकेशन में क्या है, लेजिस्लेटर्स कितने हैं और इनका दबदबा कितना है पार्लियामेंट में, हम्म। क्या ये मनवा सकरे क्या? रिप्रेजेंटेशन मुसलमानों को ये दिलवा सकरे क्या? ये राइट। बहुत अहम बात है। असरअंदाज हो पा रहे हैं या नहीं? या नहीं, जी। ये अगर ये बात हम समझ गए तो दूसरी बात की तरफ हम जा सकते हैं, क्योंकि बिल्कुल। अल्टीमेटली टोटल पॉपुलेशन के लिए ये जो पॉपुलेशन है, जो लेजिस्लेटर्स हैं, ये लोग असरदार है क्या? नहीं, नहीं है। तो इसके लिए क्या होना चाहिए था? अब पहले ये थोड़ा एक मुद्दा तो ये पूरा टोटल कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से क्या है, क्या नंबर्स हैं, इस तरीके से हम देख लिए इसको। राइट। अब सोचना ये है कि राइट विंग पॉलिटिशियंस जितने भी हैं इंडिया के, ये लोग ये बोल रहे कि भाई हमको काफिर बोल के बुलाते, हमको नीचा करके बुलाते, ये हमारे देश में रह के हमको ही नीचा करते, ऐसा माइंडसेट है। ये गौर फिक्र है, क्योंकि हर जगह ये चीज बहुत डीपली चलेगी। ये जो पोलराइजेशन बनने के बाद से क्या ये वजह है क्या, पहले इसको देखना बहुत जरूरी है। जब तक इसको हम समझे नहीं तो आगे नहीं जा सकते। राइट। क्योंकि उनके अंडरस्टैंडिंग में, बोल तो हमारे जो मेजॉरिटेरियन वोटर्स हैं, इनके अंडरस्टैंडिंग में ये डिफरेंसेस क्यों आया, इसका माने क्या है, ये समझना है। ठीक है। अब है ना, अब ये बात ये है, डिफरेंस ये हिंदू मुसलमान के बीच में एक दीवार के जैसा आ गई है, एक डिवीजन है। अब ये जो दीवार है, तो ये दीवार में ये किसके ऊपर है? तो इसकी बुनियाद कुरान शरीफ में है। तो कुरान देखिए, अल बकरा जो दूसरा पारा है, जिसके 152 वर्स में, और लुकमान, सूरह लुकमान के 12th वर्स में साफ साफ ये क्या है, ये शुक्र और कुफ्र के बारे में साफ साफ लिखा गया। ये ईमान का दूसरा मतलब है शुक्र है, ग्रेटफुलनेस। ग्रेटफुलनेस, वी आर ग्रेटफुल। हमको जो भी बाउंटीज मिले अल्लाह ताला की तरफ से, उसके लिए हम शुक्रगुजार हैं। द पर्सन हु इज ग्रेटफुल इज हैविंग ईमान, उनको, उनके पास शुक्र है। ये चीज ग्रेटफुलनेस जिनके पास है वो शुक्र है। जिनके पास ग्रेटफुल नहीं है, या इसके दूसरे माने हैं अनग्रेटफुल, नॉट ग्रेटफुल, ये नॉट ग्रेटफुल को काफिर बोले। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये कुरान शरीफ के ये दो जो जो आयत है, इन दोनों आयत के जरिए मैं हवाले लेके मैं आपको बता रहा हूं मैं। ठीक है। तो ये अनग्रेटफुल जो है, अब उसको अनग्रेटफुल को क्या बोल सकते हैं? दूसरे वर्ड्स में अनबिलीवर बोल सकते हैं, नॉन बिलीवर, नॉन बिलीवर बोल सकते हैं। जी। किसका नॉन बिलीवर है ये? नॉट शुक्रिया जो बिलीविंग। नहीं, शुक्रिया जो पूरे चीजें मिलने के बाद आप शुक्रगुजार नहीं है, तो आप बिलीवर नहीं है, आप उसके राइट। नॉन बिलीवर है उसके।
यही चीज है ना, बिल्कुल। नॉन बिलीवर हैं आप उसके। तो इवन आफ्टर टेकिंग बाउंटी, हमारी नजर को ले लीजिए, हमारी सांस को ले लीजिए, हमारी नींद को ले लीजिए, हमारी दिल की धड़कन को ले लीजिए, आप गुर्दों को ले लीजिए, हमारी सांस, हर चीज को ले लीजिए, ये सब इंडिपेंडेंटली काम कर रहे हैं ना। क्या हम शुक्रगुजार नहीं है उसके? हम्म, शुक्रगुजार हैं। होना तो चाहिए। होना चाहिए, ठीक है। अब ये हमारा क्रिएशन नहीं होता, ये तो क्रिएटर का क्रिएशन है। हम्म, हम पूरे क्रिएशन है, वो क्रिएटर है। तो जो क्रिएटर है उसका शुक्रगुजार हो बोल के बोल रहे हैं। जो उसका क्रिएटर का शुक्रगुजार है वो ग्रेटफुल है, हम्म, शुक्र है उसके पास। जो उसका शुक्रगुजार नहीं है उसको अनग्रेटफुल बोल के बोल रहे हैं, नॉन बिलीवर बोल के बोल रहे हैं, ठीक। उसको काफिर बोल के, कुफ्र कर रहा बोल के बोल रहे हैं। हम्म, अब इसमें लड़ाई की बात कहाँ है? कुफ्र कर रहा यानी कि इनकार कर रहा, इनकार उसको कर जो रहा। जो दिया गया है नेमत है उसका इनकार कर रहा है। इनका ये, इसका मतलब ये नहीं कि चंद लोगों को ये खिलाफ है, बिलीव नहीं कर रहा, ऐसी बात नहीं है हम्म, ये ऐसी बात नहीं है। तो ऐसी बात नहीं रहे जब हम ये जो वर्ड है, कुफ्र करने वाले को काफिर बोल के बता रहे हैं, हम्म, तो अगर ये बात समझ में आ गई तो हम एक हिंदू को काफिर बोल सकते क्या? कुरान में कहां पर भी ऐसे लिखा हुआ नहीं है कि हिंदू वर्ड लफ्ज बोलते, सो कहां पर भी इस्तेमाल नहीं हुआ। मेरे को जितना नॉलेज है, मैं जितना पढ़ा, जी। कोशिश करा मैं, कि कहां पर भी मेरे को ऐसा नहीं देखा, हिंदू वर्ड कहां पर नहीं है। तो हम नहीं बोल सकते कि हिंदू को आप काफिर हैं बल्कि नहीं बोल सकते, कुफ्र, हम्म, आप अनग्रेटफुल है, आप नॉन बिलीवर हैं बल्कि नहीं बोल सकते, क्योंकि हिंदू उसमें वर्ड नहीं है। हम्म, तो इसके लिए कोई मुसलमान जिम्मेदार नहीं है। ये दिस इज फिलोसॉफिकल है, हम्म, ये दिस इज अ फिलोसॉफिकल, नॉट पर्सनल। ये ठीक। किसी का नहीं है ये। मगर ये भी हकीकत है कि हम मुख्तलिफ मज़ाहिब की शक्ल में रह रहे हैं। जी अब किसी का कोई बिलीफ है, किसी का कोई बिलीफ है, किसी के लिए कोई काम पार्टी है तो किसी के लिए नहीं है। ये जी फ़र्क तो है। अब जी, ऐसे फ़र्क में रहते हुए मिलजुल कर कैसे रहें और पोलराइजेशन से कैसे बचें? बेहतरीन, बहुत अच्छा सवाल है ये। अब इसमें देखिए, बेस्ट इन कंडक्ट, जिसके जो कंडक्ट जिस इंसान में रहता, बेस्ट इन कंडक्ट जिसमें है, वो चाहे कोई भी हो, हम्म, सच अ पर्सन यूजुअली फॉलोड बाय द पीपल। हम्म, लोग उसको पसंद करते हैं, ओके। उसके करीब जाते हैं। अब इसको रोकने का तरीका एक चीज है, क्या है? लोग जो पेसिमिज्म है, जो खुनूत कहते हैं, मायूसी, ये जो मायूसी है, इसको अगर हम समझ सके और इससे दूर रह सके, मायूस ना होना इस्लाम की बुनियादी ढांचा है। फिर मायूस मैं ये कहना चाहूँगा, इस्लाम का बिलीफ है, ठीक है। नहीं, नहीं, मैं क्या मगर बता ऐसे रहा हूँ। कई लोग हैं हाँ जो गैर मुस्लिम हैं जी मगर अच्छे लोग रहते हैं। अब जी हिस्सा ये है, आप शायद ये बोलना चाहते हैं कि जो ऊपर, जो बड़े बड़े पोस्टों पर हैं, जो बड़े बड़े ओहदों पर हैं, वो लोग गुड कंडक्ट के होना चाहिए। जी, बिल्कुल। मगर अब ये चुने कैसे, क्योंकि ऑलरेडी डिवाइडेड सोसाइटी है ये। डिवाइडेड सोसाइटी है, बिल्कुल सही है। नहीं नहीं, पहले हम चंद चीजें ऐसे है। अब जब एक बीमारी को अगर आप ट्रीट करना चाह रहे, तो वो बुनियादी आप क्या है, पैरासिटामॉल जैसा दे दे के उसको टेम्पररीली उसके टेम्परेचर को कम करना, उसके दर्द को कम करना, इससे आपको हल मिल सकता क्या? नहीं मिलता। नहीं, राइट, नहीं मिलता। अब झूठी उसको, तसल्ली है वो। हाँ, झूठी तसल्ली है, टेम्पररी है। आप उसको देके क्या है कि ठीक है भाई, इस टाइम पे अब ये मूवमेंट के हिसाब से पैरासिटामॉल डोलो डाल लो, खत्म कर दो, फिर नेक्स्ट आए जब फिर देख लेंगे, फिर ऐसी डाल लेंगे, बीमारी जहाँ का वहीं रहती। हम्म, अब इसमें मैं क्या बता रहा हूँ आपको, तीन चीजें दे रहा हूँ मैं। ठीक। ये तीन चीजों को अगर हम समझ सके, उसके बाद इसको हम आगे लेके जा सके, तो हम इसका कुछ ट्रीट करने के वास्ते चांसेस रहते। हम्म,
ठीक है। अब जिसमें मैं क्या बोल रहा हूँ, इंसान कभी मायूस नहीं होना, कभी मायूस नहीं होना। वो चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, क्रिश्चियन हो, बुद्ध हो, कोई भी हो, मायूस नहीं होना। कोई देखिए डिफरेंसेस है। अल्लाह एक ऐसी मखलूक को तैयार करा, दो इंसान एक जैसे नहीं रहते। वो दो भाई हो, बीवी शौहर हो, वो कोई भी हो, डिफरेंसेस तो आना जरूरी है। आपको घर के अंदर भी डिफरेंसेस आएंगे, घर के बाहर भी डिफरेंसेस आएंगे। ये बिल्कुल। तो वो तो एक क्रिएशन है, क्रिएशन का एक ट्रेट है वो। तो अब आप कैसा भी ये दो डिफरेंसेस है, डिफरेंसेस जो कुदरती तौर पे है उसको इलाज करोगे तो वो इम्पॉसिबल है। वो डिफरेंसेस है, लेकिन इतना डिफरेंसेस नहीं, वो कैंसरस रूप में डेवलप होके सबको बर्बाद कर दिए जैसा नहीं रहना। तो वो कैंसर कौन काज कर रहा, कौन क्रिएट कर रहा, उसको इलाज करना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। ठीक है। अब इसमें दूसरी बात समझना क्या है, एंगर है, गुस्सा आना। गुस्से से कई लोग कत्ल भी कर देते, गुस्से से कई झगड़े होते, वो जेल को जाके आते, कई फसाद होते, कई जुलूस निकलते, कई चीजें होते। तो गुस्से का जो जड़ है, जड़ क्या है, मुंह है। मुंह है, मुंह से जो भी बात बोली जाती है, अगर गुस्से की बात बोली जाती तो आप मुंह को कंट्रोल करो, कंट्रोल करो, अपने बातों को कंट्रोल करो, तो ठीक। आप देखो उसका रिजल्ट कैसा रहता है ना। तो ये दूसरी चीज है, एंगर को कंट्रोल करना बोलते हो, माउथ को कंट्रोल करना, शट द माउथ। अगर आपसे नहीं, अगर आप शैतान के बाप हैं, शैतानों के खब्बीसों के बाप बड़े खब्बीस हैं, तो वैसे इंसान को तो हम ले जाके कहेंगे जेल में ही रखना पड़ता, वो सुन रहा नहीं। अब जैसा रिसेंटली हैदराबाद में जो हुआ, वो क्या करें, लास्ट में ले जाके कहे कि हम फलाना वीडियो बना देंगे, फला करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। इंटरवेंशन ऑफ द गवर्नमेंट हुआ। उसके बाद राइट। क्या करें, ले गए, ले जाके क्या है कि जेल में डाल दिए, खामोश हो गया, कहाँ कमा खामोश हो गया। अब इलाज तो क्या है, लास्ट में अगर मुंह बंद नहीं कर रहे तो यही इलाज है इसका। तो गुस्से को कंट्रोल करना। और तीसरा क्या है, ये इसके साथ हम जो देखते, डिसबिलीव जो हो रहा, जो इससे पहले मैं बोला था, अनग्रेटफुल ना अनबिलीवर, तो इंसान को शुक्रगुजार होना चाहिए। जो इंसान शुक्र, अपने माँ बाप को बोलिए, अपने को जो साथ देता उनको बोलिए, जो इतने पूरे चीजें अल्लाह मियाँ जिंदा रखा, ये सब चीजें फ्री में देके हमको जिंदा रख के चला रहा, कर रहा, क्या हम उसके शुक्रगुजार नहीं रहेंगे? शुक्रगुजारिश है। शुक्रगुजारी रहने से इस्लाम को और दूसरे लोगों को डिफरेंस क्या है, ये लोग इस्लाम में रहने पर भी शुक्रगुजार नहीं है, इनको तो कोई माफी नहीं है। जो जो लोग शुक्रगुजार नहीं है उनको तो कोई माफी है ही नहीं। जो लोग बेचारे जानते नहीं लेकिन शुक्रगुजार हैं, तो वो लोग इस्लाम के खरीफ हैं, करीब हैं लोग। तो ये पूरे चीजें ऐसे हैं। अब जिसका इरादा पक्का है वो इंसान तो कुछ भी कर सकता, जिसका इरादा नहीं है क्या वो कर सकता? नहीं कर सकता। अब ये पूरे पोलराइजेशन बेस्ड ऑन डिस्क्रिमिनेशन तो बहुत से चीजें हैं। खैर, हम ये बात को इतना समझे, ये जड़ फसाद, ये जो दोनों के बीच में जो फसाद है, ये फसाद का ये बेस क्या है? ये बेस इज नॉट बिटवीन इंडिविजुअल्स, बिटवीन नॉट कम्युनिटीज, इट इज अ फिलोसॉफिकल डिफरेंसेस। ठीक है। It is a philosophical differences. It is a difference of books, not the persons. तो इसके लिए अगर कोई चीज को, फिलॉसफी को समझना है, इसको सॉल्व करना है, तो हम उसको समझना जरूर, फिलॉसफी को समझना जरूरी है। तो आपस में लड़ने से फिलॉसफिकल डिफरेंसेस खत्म नहीं होते, खत्म नहीं होते। जिससे क्या होता, डिफरेंसेस और भी बढ़ते, जिसमें पॉलिटिकल माइलेज मिलता। पॉलिटिकल माइलेज मिलने से इसको एक अपॉर्चुनिटी के जैसा इस्तेमाल करके, हथियार बना के करके लोगों को और भी बांटते। तो हमारा आइन, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ये बोल रहा कि राइट टू रिलीजन दिया गया, सेक्युलर एक फैब्रिक है, राइट टू इक्वालिटी है, इंटीग्रिटी है, सोशलिस्ट चीजें हैं, जिसमें क्या है कि आप इतने, हमारे पास इतने लैंग्वेजेस है, इतने लैंग्वेजेस है कि जिनके स्क्रिप्ट वाले लैंग्वेजेस आपको 14 मिलते हैं। अब नॉन स्क्रिप्ट लैंग्वेजेस के बारे में आप सोचिए,
अब इससे मतलब, इसका क्या मतलब है कि इसका मतलब क्या, हम भाई सब मिलके रह रहे हैं यहाँ पर। मिलके रहने में अगर किसी को कुछ भी डिफरेंस है, go and study that philosophy whether it suits or not. If it doesn't suit you, अगर आपको सूट नहीं कर रहा तो stop it. Believe your own philosophy. देखिए, मालूम कर लेने में, मालूमात इजाफा करने में, कोई नॉलेज को गेन करने में कोई गलती नहीं है क्या? मैं तो समझता हूँ ये दिस इज नॉट, सी, अगर मेरे को कुछ चाइनीज के बारे में मालूम करना है, कन्फ्यूशियसिज्म के मालूम करना है, तो आई मस्ट गो एंड रीड कन्फ्यूशियस। क्या कन्फ्यूशियस क्या बोले वो, जब तक मैं नहीं समझा, जब तक वो मेरे को, आई डोंट हैव एनी राइट टू क्रिटिसाइज इट। तो बहरहाल मालूम कर लेना तो अच्छी बात है, हाँ, मगर ये भी हकीकत है कि 90% से ज़्यादा या उससे भी ज़्यादा परसेंटेज मैं कहना चाहूँगा कि ये लोग क्यों पढ़ना चाहेंगे। अब सवाल ये उठता है कि आपकी फ़िलासफ़ी आपको मुबारक, मेरी जी फ़िलासफ़ी मेरे को मुबारक। जी। अब इसमें हम हम-आहंगी के साथ, हार्मोनी के साथ किस तरह से रह सकते हैं? देखिए, एक ही है, हमको जोड़ने वाली चीज सिर्फ एक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है। कॉन्स्टिट्यूशन, बहुत अच्छी बात की आपने। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है। जी। अगर डिफरेंसेस है तो हमारे पास हुँ, अलग अलग रखिए, लेकिन हम राइट। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को तो मानना पड़ता ना। हुँ, अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के खिलाफ जा रहे, चाहे आप प्राइम मिनिस्टर हो, चीफ मिनिस्टर हो, आप कोई भी हो, हुँ, आप तुरुम्फा हो, तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के खिलाफ अगर गए तो आपके ऊपर वही सेक्शन लगते जो आप लगा रहे। हुँ, आज नहीं लग रहे, कल तो आप तो लगते। हुँ, हम कितने गवर्नमेंट्स देखे अब तक, हुँ, वो सब गवर्नमेंट देखिए साइक्लिकल फॉर्म है ये। हुँ, जमहूरियत में एक के बाद दूसरा आता, तो किसी के एजुकेशन को रोकने का पावर किसी को नहीं है। राइट। आज मसल पावर चल रहा, आज फाइनेंशियल पावर चल रहा, कल फाइनेंशियल पावर मसल पावर नहीं रहता, कल नॉलेज पावर रहता। राइट। कल नॉलेज पावर में ये जो मसल पावर और जो फाइनेंशियल पावर है, उसका फोर्स कुछ नहीं रहता। हुँ, आज, इससे पहले मैं आपको हमारे व्यूअर्स को बताया था ना, उनको ये बता रहा था कि आज फैमिली रूल चल रहा। हुँ, फैमिली रूल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में कहाँ पर भी नहीं है। आप देख लीजिए, पूरे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पढ़ लीजिए आप, कहाँ पर भी नहीं है। लेकिन अमली तौर पे ये लोग 60 फैमिलीज बीजेपी में, रीजनल पार्टीज के फैमिलीज अलग। हमारे हैदराबाद में तो वो जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है वो फैमिली, ये सब फैमिली रूल्स जो है, ये राइट। गैर कानूनी ये लोग चला सकते। हुँ, तो ये जो फैमिलीज चला रहे, इनकी ताकत बताने के लिए ये लोग पोलराइजेशन कर रहे हैं। वो चाहे इधर हो चाहे उधर हो, ये अपने फैमिली को मजबूत बनाने के लिए, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन, रिलीजन को बाजू रख के भी क्या है कि दोनों दोस्त बन जा रहे, जो बिल्कुल नहीं सही। बनने वाले दोस्त भी बन जा रहे। जी, किस लिए बन रहे? फैमिली के एसेट्स बरकरार रखने के लिए, फैमिली के एसेट्स बढ़ाने के लिए, जितना भी कमाए उसको महफूज रखने के लिए, आईटी रेट्स नहीं करवाने के लिए, ये सब कर रहे ना आप लोग। ये बहरहाल आपने पोलराइज, बहुत सारी अच्छी बातें कही है, बहुत सारे जो है आई ओपनर बातें हैं। फाइनल कमेंट आप ये दीजिए कि अब इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका सॉल्यूशन एक ही है। शहरियों का एक स्लोगन होना चाहिए कि हम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को हम हिफाजत करना चाहिए। राइट। जिस जिस इसके जरिए हम इस मुल्क को तबाह होने से बचा सकते, पोलराइजेशन से बचा सकते। ठीक है, ठीक है। हमसे बात करने का बेहद शुक्रिया। शुक्रिया। नाज़रीन किराम, ये थे जनाब महमूद अली सुल्तानाबादी साहब, जिन्होंने रिलीजियस पोलराइजेशन जो इंडिया में चल रहा है इसके ताल्लुक से बताया। इन्होंने कहा कि कॉन्स्टिट्यूशन को मानना बहुत ज़रूरी है। अगर कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं मानेंगे, हो तो ये रहा है कि बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशन के ख़िलाफ़ बोलने वाले पैदा हो गए हैं। ख़ासतौर पे सोशल मीडिया के रिस्पॉन्सेस अगर आप देखेंगे तो अ, इंडिया का मुस्तकबिल बहुत ही काला नज़र आता है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं मानते हैं
कॉन्स्टिट्यूशनल पर्सनालिटीज़ को ये अहमियत नहीं देते हैं, गुंडों को, मवालियों को, टेररिस्टों को ये हीरो बनाकर पेश कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें ख़त्म होना है तो कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ आना होगा। अब देखना यह है कि कौन कितना अपनी अपनी जिम्मेदारी निभाता है, ताकि पूरे हिंदुस्तानी कॉन्स्टिट्यूशन को माने, सच्चे दिल से माने और उस पर अमलावरी हो। तभी जाकर रिलीजियस पोलराइजेशन ख़त्म हो सकता है, वरना इसी तरह डिवाइड एंड रूल जो पहले अंग्रेज़ों के ज़माने में चलता था, अभी भी वही जारी रहे और जारी रहेगा। हमें दीजिए इजाज़त। शब बख़ैर।